हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली 8th क्लास है हमारी और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी। बात कर रहे हैं मानव संसाधन की, और इसी मानव संसाधन के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका जनसंख्या के भौगोलिक कारक और उनसे जुड़ी चीजों को एक एक करके हम लोग समझ चुके थे। एक एक करके हम लोग देख चुके थे कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, क्या उनका फैक्टर है, किस तरह से महत्वपूर्ण है। ये सारे कारक हमने एक एक करके देख लिए। क्लियर है? औसत व्यक्ति दर, प्रति व्यक्ति औसत दर क्या है, सब हमने देखने का, जानने का प्रयास किया। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे पूछ लेंगे। कल हमने इसको इतना पढ़ लिया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए, आज हम बात करते हैं जनसंख्या संगठन की। किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर में कुछ असर नहीं पड़ता। कह रहे किसी भी देश की आर्थिक जनसंख्या कितनी भी हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने वसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश के आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। कैसा है? आर्थिक रूप से अधिक विकसित देश है। एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, दशाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? लिंग है, आयु है, साक्षरता है, स्तर है, इन सब से क्या होते हैं? एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन क्या होता है? जनसंख्या है उसकी संरचना को बताता है। क्लियर है कि भाई जनसंख्या में वृद्धि है, जनसंख्या घट रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसमें किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, ये सारी जानकारी हमको उपलब्ध कराता है। क्लियर है? तो ये हमको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए और ध्यान देकर ही समझना चाहिए। ठीक, मैं अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाता हूँ। मैं विवाह समारोह में गाता हूँ। कह रहे जो बाप का विवाह समारोह है उसमें मैं गाता हूँ। मैं कैंसर उपचार की औषधि के लिए शोध ढूंढ रहा हूँ। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं। मैं सेतु बनाता हूँ, मैं घरों की देखभाल करती हूँ, और मैं किसान हूँ। हर व्यक्ति का एक अपना काम है। मैं सेतु बनाता हूँ, सेतु का मतलब होता है पुल बनाना, यानी ये क्या है? व्यक्ति इंजीनियर है। मैं घरों की देखभाल करती हूँ, काम वाले हैं। विवाह समारोह में गाता हूँ, ये आपका सिंगर है, ये आपका साइंटिस्ट है। ठीक, और मैं अपने पोते पोते को हंसी, ये दादी है, किसी घर की महिला है, और ये हमारे फार्मर है। क्या है? ये हमारे फार्मर। क्लियर है? ये सारी चीजें इसमें आपको दिखाई देती है। जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि पुरुष और कितने स्त्री हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आयु स्तर क्या है और स्वास्थ्य दशाएं कैसी हैं। देश की जनसंख्या संगठन अध्ययन करने की एक रुचि विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिससे आयु पिरामिड की भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आयु पिरामिड हम लोग कहते हैं। क्या है ये? आयु पिरामिड। तो हमको देखना होता है कहाँ पर कितनी जनसंख्या है, किस प्रकार की जनसंख्या है, कैसे उनको दर्शाया जाता है, कितनी कितनी स्थिति है, इन सब चीजों की हम लोग क्या करते हैं? आपका बात करते हैं। एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कि कुल जनसंख्या आयु वर्ग में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 10 वर्ष की आयु, 5 से 9 या 10 वर्ष की जो आयु है उसको आपका 10
कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में इस प्रत्येक वर्ग या पुरुष में तो उपविभाजित है। कैसे हैं? उनमें आपका उपविभाजित। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी को बताता है। बच्चों की संख्या इसमें निचले भाग में जो स्थिर है उस निचले भाग को दिखाता है और निचले भाग को दर्शाता है। ये जो जनसंख्या पिरामिड है ये आपको दिखाया गया है आयु लिंक। लेकिन क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी में आप इसको विस्तृत से पढ़ोगे। कहाँ पढ़ोगे? क्लास 12th में ह्यूमन ज्योग्राफी में एक चैप्टर है जनसंख्या संगठन, उसमें इसको बड़े विस्तृत से दिखाया गया है और वहां आप पढ़ोगे। ठीक है, अब आपको ये सब देखना है कि जनसंख्या पिरामिड है क्या। इधर को प्रतिशत है, इधर को भी प्रतिशत है। एक तरफ स्त्री है, एक तरफ पुरुष है। ये आयु वर्ग है 0 से 4, ऐसे आयु वर्ग बनाया गया है और 75 तक। मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ, इसको देखते कैसे है इस पिरामिड को। सबसे पहले आप इसको नजर दौड़ाइए। दौड़ा लिया। सबसे पहले आप ये वाला पिरामिड देखिए 15 से 19। तो 6% कैसे हैं? पुरुष हैं, और इसी में स्त्री कितनी है? 6% से ज्यादा है। तो ऐसे इस पिरामिड को मापा जाता है। ऐसे इस पिरामिड को क्लियर है? में दिखाया है जन्म के स्तर को दर्शाता है, ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की संख्या को दर्शाता है और मृतों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश के आश्रित लोगों की संख्या को बताता है कि युवा आश्रित देश कम आयु के वृद्ध आश्रित में 65 वर्ष से अधिक आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु में 15 से 65 वर्ष के लोग आर्थिक रूप से सक्रिय रहते हैं। कैसे हैं? 15 से 65 वर्ष के रूप में सक्रिय रहते हैं। एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिस जन्म दर या मृत्यु दर को देखते ही ऊंचे आधार पर चौड़े हों, ऊपर तीव्रता से सक्रिय हो जाता है। इसलिए बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन अधिकतर मृत्यु शैशव काल में ही जीते हैं। कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वे वृद्ध लोग बहुत कम हैं। स्थिति में केनिया पिरामिड को दर्शाया गया है, यानी कि बच्चों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन एक उम्र दराज वृद्ध होने तक पहुंचने में जनसंख्या कैसी है? वह कम है। ये देखिए, तो जितना ये ऊपर नैरो होता चला जाएगा उतनी जनसंख्या कम हो, और जितना ये चौड़ा होगा उतनी जनसंख्या ज्यादा होगी। कितनी होगी? जनसंख्या ज्यादा। अब यहाँ दिखाया गया है केन्या में। अब देखिए 15 से 19 के वर्ग को ले रहे हैं, तो ये कहाँ आ रहा है? इधर 6 और 7 के बीच में आ रहा है। इधर स्त्री और पुरुष में कहाँ आ रहा है? ये 8 के नियरेस्ट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ देखिए स्त्री पुरुष में कितना सुकड़ गया है। यहाँ फैलाव है, यानी कि 0-4 से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन 9 में उनकी डेथ हो गई है। फिर इस तरह से आगे घट रहा है। ठीक, सोच के देखिए 29-30 में ही सुकड़ गया है, कार्य में 24-25 में ही सुकड़ रहा है, और ऊपर कैसा हो रहा है? मीनार की नुमा बनता चला जा रहा है। तो जितना कम सुकड़ेगा, जितना चौड़ा अधिक होगा, फैलेगा, उतनी ही जनसंख्या आयु वर्ग अधिक होगा। ठीक, तो इस रूप में हम इसको पहचानते हैं, देखते हैं कि आयु वर्ग कैसे दर्शाता है, क्या उसकी स्थिति है, ये हमको लिखना है। देख लिया। जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से छोटे बच्चों में कम होती है, यानी कि जहां पर डेथ रेट जो है कैसी हो? कम हो, मृत्यु दर कम हो छोटे बच्चों में। युवा अवस्था में पिरामिड चौड़ा है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ अवस्था तक जीवित रहते हैं। भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार जनसंख्या में युवा अवस्था सापेक्षता अधिक है और इसको मजबूत और वर्धमान बढ़ती हुई संख्या को पीढ़ी को दिखाती है। कैसी है? बढ़ती हुई स्थिति को आप दर्शाती है। कम दर वाले जापान जैसे देश में आधार पिरामिड सकरा है। घटती मृत्यु दर के कारण लोगों में वृद्धि तक पहुंचना आसान है। कुशाल, उत्साही, आशावादी, सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा किसी राष्ट्र के भविष्य में होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं, हमारे पास ऐसा संसाधन है तो योग्य और उत्पादक बनने के लिए, कुशल और अवसर प्रदान करने के लिए
आवक ही शिक्षित जाना जाता है। कैसा है? आवश्यक ही जो आपका शिक्षित है वो जाना जाता है, या उस शिक्षित रूप को हम लोग आपका देखते हैं कि किस प्रकार से ये शिक्षित है, क्या इसकी स्थिति है और कैसे हम उसको महसूस करते हैं। देख लिया? आगे बढ़े। जापान का पिरामिड 0%, 2, 4, 6 इस तरीके से बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आयु वर्ग अच्छा है। ये जो आयु वर्ग आप देख रहे हैं, यहाँ पिरामिड है, ये इसके बीच है और ये इसके पास है। क्लियर है? तो दोनों वर्ग का जो आयु पिरामिड है, आप उसका आपसी कंपैरिजन जो है आराम से कर सकते हैं कि कौन किसकी तरफ जो है आयु पिरामिड को बढ़ा रहा है, दर्शा रहा है या बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार आप इनको अच्छे से आयु पिरामिड को देख लीजिए, क्या क्या इनमें परिवर्तन होते हैं, कैसे कैसे उत्थान होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत देख लिया। आगे बढ़े। अब इसके बाद करेंगे प्रश्न उत्तरों की तरफ। प्रश्न उत्तर से बढ़ने से पहले हम इसके कुछ और अन्य प्रश्न उत्तर हैं उनको देखेंगे, लेकिन एक बार सभी बच्चे आप मुझे बताइए, कोई डाउट, कोई क्वेरी पूरे चैप्टर में कुछ हो, एक बार पूछ लीजिए। कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का? तो सबसे पहले हम इसके फिल इन द ब्लैंक्स को करेंगे। क्या करेंगे? इसके फिल इन द ब्लैंक्स है, सबसे पहले हम उसको करेंगे। फिर कल इसके जो शेष बचे क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम लोग कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं, जनसंख्या वितरण शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? यानी जनसंख्या जो वितरण है उसका आपसे क्या तात्पर्य है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार परिवर्तन होता है? किसी विशिष्ट देश में समय के साथ जनसंख्या में किसी परिवर्तन में होता है। तो हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, देखिए समझिए कि जनसंख्या वितरण शब्द से तात्पर्य क्या है। तो किसी क्षेत्र में समय के साथ जनसंख्या में किस प्रकार परिवर्तन होता है, किसी विशिष्ट क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में मृत्यु प्राप्त करने वालों की संख्या किसी द्वारा दी गई लोगों के रूप में वितरण। तो हमको ये देखना है और ये जानने का प्रयास करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलिए देख लिया, आगे बढ़े। तो इसका आंसर होगा किसी क्षेत्र में दिए गए क्षेत्र में लोगों को रूप में वितरण। क्या है? किसी भी दिए हुए क्षेत्र के लोगों में किस रूप में जो आपका वितरण है वो आपका हम इसके जनसंख्या वितरण के शाब्दिक अर्थ के रूप में हम लोग मापते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, वे 3 कारक कौन से हैं जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है? बताइए कौन सा है? जन्म, मृत्यु, विवाह, जन्म, मृत्यु, प्रवास, जन्म, मृत्यु, जीवन प्रत्याशा। बताइए कौन सा होगा इनमें? आपको सही आंसर इसका चुनना है। बताइए क्या होगा सही आंसर? देखिए एक बार, हो गया? क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, आपको पता होना चाहिए कि वे 3 प्रमुख कारक कौन से हैं जो जनसंख्या में परिवर्तन लाते हैं। तो जन्म और मृत्यु, ये दोनों सारे ऑप्शन में है। तो विवाह है या प्रवास है, जीवन प्रत्याशा, तो वो क्या है? प्रवास। तो कहीं पर उत्प्रवास होता है, कहीं पर आप्रवास होता है।
कल उस प्रवास को देखा है जहाँ से लोग जाते हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था ए और बी को दिखा रहा था, तो ए से व्यक्ति कहाँ जा रहे थे, बी की तरफ, तो ए से बी की तरफ जा रहे थे, इन व्यक्ति को क्या कहा गया, उत्प्रवास। और जो व्यक्ति बी के पास ही पहुंचे हैं इनको कहा गया अप्रवासी। क्या कहा गया, अप्रवासी। क्लियर है, तो उसी की बात कर रहे हैं। तो प्रवास, जन्म, मृत्यु और अप्रवास, ये सारे फैक्टर कारक इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए इनको। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1999 में विश्व की जनसंख्या क्या थी। अब 1999 में आपको बताना है कि विश्व की जनसंख्या क्या थी, बताइए। अगर पुराना आपने रिविजन किया है तो चीजें क्लियर होंगी। तो आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए कि विश्व की जनसंख्या उस समय 6 अरब थी। कितनी थी, 6 अरब। और आज अगर आप देखो तो ये कितनी हो गई है, ये आपको बताना है कि विश्व की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है, ये आपको खुद ढूंढ कर बताना है। क्लियर है। अब देखिए, जनसंख्या पिरामिड क्या है, जो हम देख रहे थे जनसंख्या पिरामिड, आखिर में उसका मीनिंग क्या है। जनसंख्या क्या, आयु लिंग संगठन का उल्लेखित निरूपण है। दूसरा ऑप्शन, जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं। तीसरा, बड़े नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का वितरण का प्रारूप। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है कि हम जनसंख्या पिरामिड में क्या दर्शाते हैं, बताइए। अभी भी पढ़ रहे थे, बिल्कुल। कौन बच्चा बताएगा, देखिए एक बार आप। आपको आंसर क्लियर होना चाहिए कि जनसंख्या लिंग आयु लिंग संगठन को उल्लेखित करता है। मैंने बार बार कहा है ना कि आयु लिंग, आयु समूह, आयु ग्रुप, उसी को क्या करता है, प्रदर्शित करता है और उसी को आपका दिखाता है और उसी को निरूपण करने की कोशिश भी करता है। क्लियर है, इतना देख लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़े। अब आप सबसे पहले एक बार, अब इसके प्रश्न उत्तर बचे हैं उन्हें हम करेंगे, लेकिन आप मुझे सबसे पहले ऊपर बढ़ते हुए चैप्टर में हम चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं और उस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। क्या लोक संसाधन के रूप में किस लिए महत्वपूर्ण है, बताइए। क्या हम मानव संसाधन को किस रूप में देखते हैं, क्या उसका महत्व है। तो एक ही लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होता है। देखिए, कोई राष्ट्र है, उस राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, जो उसके यहाँ के लोग हैं, वो सबसे बड़े संसाधन है उसके यहाँ। लोग ही क्या है, उसके यहाँ की सबसे बड़ी राष्ट्र की एसेट है, संपत्ति है। और प्रकृति की देन ही केवल उस समय पर महत्वपूर्ण होती है जब वे लोग उपयोगी होते हैं। क्या करते हैं, जब वे लोग क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं पर उसे संसाधन में परिवर्तित करते हैं। कोई नेचुरल चीज है और अपनी योग्यता के आधार पर उस संसाधन को क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं, परिवर्तित। देख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़े। अब देखिए, जब लोग अपने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और अभिप्रेरण पर जो बल देते हैं, यानी कि उसके ट्रेनिंग पर, उसके प्रशिक्षण पर बल देते हैं, तो लोग क्या होते हैं, आपका कुशल होते हैं और वो अपने संसाधन के विकास के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि वो रिसोर्सेज बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आपका, वे रिसोर्सेज बन जाते हैं। अन्य संसाधन की भांति ही मानव संसाधन विश्व रूप में वितरित नहीं है। शैक्षणिक स्तर, लिंग, आयु के अनुसार एक दूसरे से विभिन्न है। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। यानी कि एजुकेशन लेवल अलग है, आयु अलग है, मेल फीमेल हो सकते हैं, यानी कि हर लेवल पर उनके लक्षण और संख्या बदलती जाती है। जैसे मेरे स्कूल में 500 बच्चे हैं, मेरे गांव में 1000 लोग रहते हैं, आपके विचार में विश्व में कितने लोग होंगे। मेरी कक्षा में 30 बच्चे हैं, विश्व के 66 अरब लोग रहते हैं, 1 अरब में कितने शून्य होते हैं। इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे, ये लिखने की आपको
और ज्यादा जरूरत है। देख लिया, आगे बढ़े। भारत सरकार के अधीन मानव संसाधन मंत्रालय है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआरडी मिनिस्ट्री कहते हैं, एचआरडी मिनिस्ट्री। 1985 में इस मंत्रालय का निर्माण लोगों का कौशल विकास बढ़ाने के लिए किया गया था। इसे प्रदर्शित करता है कि लोग किस लिए और संसाधन कितने महत्वपूर्ण है, ये हमको देखना है। क्या आप जानते हैं कि कौशल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना KPMBI में 2015 में 1 करोड़ भारतीयों को युवाओं को 2016 से 2020 के बीच प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभव मौजूदा रोजगार अर्जन को गुणक में प्रदर्शित करना और रोजगार भव्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।